मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम अपना 10th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फेजेस ऑफ सेल साइकिल। और हम जानते हैं यहाँ पर 2 फेजेस में सेल साइकिल चलती है। एक तो होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। एम फेज क्या होता है? एम फेज वो फेज होता है जहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, यानी कि जिस साइकिल के अंदर, जिस फेज़ के अंदर सेल डिवीज़न कंप्लीट होता है, उस फेज़ को हम एम फेज बोलते हैं। ठीक है, एम फेज या माइटोसिस फेज। हम यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न 2 फेजेस में चलता है। और यहाँ पर जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज G1 फेज, एस फेज और G2 फेज में डिवाइडेड रहता है। तो इतना हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। G1 फेज को कोशिएंट स्टेज भी बोला जाता है, G0 भी से बोला जाता है। यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल डू नॉट हैव अ पेयर टू एक्सहिबिट डिवीजन। वो सेल्स ऐसी होती है अडल्ट एनिमल्स के अंदर जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हार्ट सेल की, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। इसके अलावा कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो केवल ओकेजनली जिनमें सेल डिवीजन होते हैं, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। जहाँ पर सेल डेथ की वजह से या फिर इंजरी की वजह से सेल रिप्लेस हो गई है, वहाँ पर सेल, नई सेल बनाने के लिए सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, हम अडल्ट की बात कर रहे हैं। दी सेल डू नॉट divide further exist G1 phase to enter an inactive stage called quotient stage। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसी सेल्स में G1 फेज के बाद वो जो सेल होती है वो एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, जिसे क्वोशिएंट स्टेज या फिर G0 स्टेज भी बोला जाता है। सेल इन दिस स्टेज रिमेन metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। और ये तब तक इनएक्टिव स्टेज में रहती हैं जब तक एनिमल को इनकी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इन सेल्स में जब तक इंजरी नहीं होती है या फिर कोई सेल डेड नहीं होती है, तब तक वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होते। बात करेंगे एम फेज़ की। इट इज़ मोस्ट सॉरी, इससे पहले थोड़ा है। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो उनमें माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ देखने को मिलता है? जो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स हैं, यानी कि बॉडी की जो सोमेटिक सेल हैं जो डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं, उन सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलता है। हाउएवर there are too few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis। For example, male honeybee। मेल हनीबी क्या होता है? एक फर्टाइल मेल होता है, या सॉरी सर्टाइल मेल होता है, सॉरी फर्टाइल मेल होता है। तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? वो माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से होता है। अगेंस्ट दिस the plant can be show mitotic division in both haploid and diploid cell। From your recollection of example of alternation of generation in plants chapter 3 में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेज एट विच माइटोसिस इन सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल के अंदर कहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलता है, आपने उन फेजेस को आइडेंटिफाई करना है। बात करते हैं एम फेज की। दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। क्या होता है ये? सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, जहाँ पर क्या रहता है? मेजरली रिकॉग्नाइजेशन होता है, सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन होता है। किन चीज़ों का? वर्चुअल ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उन सब का क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन होता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन
द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल्स इज़ द सेम। क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो पेरेंट्स और प्रोजेनी में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए जो एम फेज होता है या माइटोसिस फेज जो होती है उसे क्या बोला जाता है, इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोला जाता है। So for convenience, mitosis have been divided into 4 stages of nuclear division. Karyokinesis. It is very essential to understand that cell division in a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involve following 4 stages. तो यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन। जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे और वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होकर के उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी जिसके द्वारा क्या होगा, जो पूरा साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 4 स्टेजेस में हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस। सबसे पहले होती है प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज which is the first stage of karyokinesis of mitosis follows the S and G2 phase of interphase। तो जो ये कैरियोकाइनेसिस की जो फर्स्ट फेज है इसको प्रोफेज बोला जाता है और एक इसको फॉलो करती है S और G2 phase of interphase। In the S and G2 phase, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। क्या होता है, जो भी नया डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेट हुए हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर अलग अलग या डिस्टिंक्ट नहीं होते। वो कैसे रहते हैं, वो बिल्कुल एक साथ नया और पुराना जितना भी डीएनए होता है सब एक साथ ही इन्वॉल्व एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द initiation of condensation of chromosomal material। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation। क्या होता है इस फेज़ के अंदर, प्रोफेज के फेज़ के अंदर क्या होता है, ये मार्क किया जाता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जितना भी क्रोमोसोमल जो मटेरियल है वो क्या होता है, अब धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है, उसकी थिकनेस बढ़ती है। The centrosome is had undergone duplication during S phase of interphase now began to move toward opposite pole of the cell। जो सेंट्रोसोम है जिसमें डिवीजन हुआ था एस फेज के दौरान, अब क्या होता है उस सेंट्रोसोम को पुश किया जाता है जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म के द्वारा, जिसकी वजह से वो 2 अपोजिट पोल्स की ओर चले जाते हैं। The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic event। कौन कौन से characteristic event प्रोफेज के दौरान होते हैं, इन पॉइंट से हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जितना भी क्रोमोसोमल जो मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट करता है और यहाँ पर क्या बनता है, एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। यहाँ पर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या रहते हैं, वो एक पॉइंट पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं और उस पॉइंट का नाम क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। Centrosome which had undergone duplication during interphase began to move toward opposite pole of the cell। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम है जो क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है, सेल डिवीजन के टाइम पीरियड में वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव होते हैं। ये सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, और उनसे क्या निकलते हैं, उनसे रेडिएट्स होते हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनको एस्टर्स बोला जाता है। ये एस्टर ही स्पिंडल फाइबर बनाने में काम करते हैं। The two ester together with spindle fiber forms
माइटोटिक एपरेटस, और ये किस चीज़ का फॉर्म करते हैं, माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवलप। तो प्रोफेज के एंड में अगर हम सेल को स्लाइड के अंदर देखें तो वहाँ पर जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियर एनवलप, वो क्या हो जाती हैं, सारी डीजनरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है मेटाफेज। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिया है अर्ली प्रोफेज का, फिर लेट प्रोफेज का। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज द कंप्लीट दिस इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी न्यूक्लियर एनवलप है वो पूरी तरीके से अब क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तब जब ऐसा होता है सेल के साथ तो उस फेज को हम बोलते हैं मेटाफेज। Hence the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell। अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर थे वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे साइटोप्लाज्म की सेल में। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। और इस स्टेज में जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम का वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम क्रोमोसोम को इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस देन इज द स्टेज एट विच माइक्रो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर मॉर्फोलॉजी यानी कि जो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं क्रोमोसोम के वो इजीली स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन वी विल स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो वो कौन सी स्टेज है, वो मेटाफेज है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड which are held together by a centromere। 10 पॉइंट बी में आपको इसका डायग्राम दिया गया है। 10.2 ए एंड बी, अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्टेज ऑफ माइटोसिस। यहाँ पर आपको मेटाफेज स्टेज में क्या दिखाई दे रहे हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड एक पॉइंट से अटैच दिखाई दे रहे हैं और उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उसको सेंट्रोमियर बोला जाता है। और जो ये इससे जुड़े हुए जो पार्ट हैं ये क्या हैं, ये टू सिस्टर क्रोमेटिड हैं। स्मॉल डाइस शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइटिनोकोर्स। और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है काइनेटोकोर, जहाँ पर क्रोमोसोम आपस में अटैच हैं जिस पॉइंट में, वहाँ पर आपको डाई शेप स्ट्रक्चर इसकी सरफेस में दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको काइनेटोकोर बोला जाता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बाय द स्पिंडल फाइबर्स। ये साइड्स क्या ये जो साइड्स होती हैं ये क्या करती हैं, सर्व करती हैं स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट को। क्रोमोसोम इन्हीं पॉइंट से अटैच रहता है स्पिंडल फाइबर के साथ टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होने के बाद जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रल पोजीशन की ओर मूव होने लगते हैं। हैंस द मेटाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, मेटाफेज के अंदर जितने भी क्रोमेटिड हैं वो आ जाते हैं सेंट्रल इक्वेटर
लाइन की ओर, और एक साइड से वो अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड रहते हैं काइनेटिक कोर से एक साइड के, और दूसरे साइड के काइनेटिक कोर से वो दूसरे साइड के हिस्से सेंट्रोसोम से अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर. The plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as metaphase plate. और इस कंडीशन को जहाँ पर सारे के सारे क्रोमोसोम सेंट्रल लोकेशन में यानी कि इक्वेटर वाली लाइन में आ चुके होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, मेटाफेज प्लेट बोला जाता है. द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटिक कोर ऑफ द क्रोमोसोम. जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम के काइनेटिक कोर वाले रीजन से. क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along metaphase plate through spindle fiber at both poles. और यहाँ पर क्या रहता है, क्रोमोसोम मूव होते हैं इक्वेटर की ओर और दोनों साइड से वो अटैच रहते हैं स्पिंडल फाइबर की हेल्प से अपोजिट पोल की ओर जो प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम उनसे. यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कैसे यहाँ पर दो अलग अलग पोल हैं और दोनों पोलों से स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अटैच हैं काइनेटिक कोर रीजन से क्रोमेटिड के. और यहाँ पर ये क्या है, मेटाफेज प्लेट है जहाँ पर सारे के सारे क्रोमेटिड आकर के अटैच हो गए हैं. तो ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. इससे आगे के फेजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.